उद्योगपतियों में काफी उम्मीदें जगी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समिट में शामिल हुए उद्योगपतियों को उद्योग करने का आमंत्रित भी दिया। Millions have assembled at a Sangam in Allahabad, and we have a Mahakumbh here with such a large industrial gathering of global industries, thinkers, economists and other leaders. If we see by the numbers and the size, it would be the 5th largest in the world, and it stands first in terms of agriculture, sugarcane, milk production in the country. It has large number of industrial centers, large industrial townships such as Noida and Greater Noida, and a thriving IT industry. It is the largest market as well. Therefore, I am particularly delighted that this global summit is being held in my state. इस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए सकारात्मक भी बताया। बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा और अगर इस परीक्षण में किसी बच्चे में गंभीर बीमारी की बात सामने आती है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। दरअसल पहले चरण में 1 करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के सफल होने के बाद अब समाजवादी सरकार नई पहल करने जा रही है और इस पहल का लाभ मिलेगा गरीब बच्चों को। दरअसल सूबे की अखिलेश यादव सरकार अब बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के नाम से एक नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत गरीब बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा और अगर इस परीक्षण में बच्चों में बीमारी की बात सामने आती है तो इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। राज्य सरकार की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का ये भी दावा है कि पहले 8वीं कक्षा तक के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और बाद में बड़ी कक्षाओं में भी ये योजना लागू की जाएगी। दावा ये भी है कि न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य योजना एक बड़ी योजना है। इसके तहत 1 करोड़ बच्चों का, स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा स्कूलों में और जिस बच्चे को कोई बीमारी होगी उसका मुफ्त इलाज उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी। बहरहाल सूबे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले भी समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू कर चुकी है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की ये योजना किस हद तक कामयाब साबित होती है ये देखना अभी बाकी है। सोमवार को संवाद के मूड में थे मुख्यमंत्री। शायद तभी राज्य की उद्योग नीति बनने से पहले ही उद्योगपतियों से मुलाकात कर बनाया गया मसौदा। राजधानी दिल्ली के उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें डीएस ग्रुप, डाबर, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई समेत कई उद्योग घरानों ने भाग लिया और मांग रखी गई कि दिल्ली और जयपुर की तर्ज में देहरादून और दिल्ली के बीच में भी डबल डेकर ट्रेन चलानी चाहिए। साथ ही NH 78 में पुलों को चौड़ा किया जाना चाहिए और मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। पन बिजली प्रोजेक्ट जल्द ही लागू हो और उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिले, ये सवाल भी उठाया गया। सलाह के रूप में ये भी कहा गया कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी 5,500 से कम रखा जाए तो उद्योगों को विकास मिलेगा और उद्योगों को करों में छूट की अवधि 2020 तक बढ़ा दी जाए। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से सलाह तो ली, लेकिन ये साफ नहीं किया कि राज्य की औद्योगिक नीति में इनमें से कौन कौन सी सलाह लागू की जाएगी। इसलिए लगभग 15 दिनों का इंतजार करना होगा और तब जाके साफ हो पाएगा कि आज की सलाह का संवाद किस हद तक सामने आया। प्रदेश में बजट को लेकर हर बार सरकारों को फजीहत झेलनी पड़ती है, चाहे राज्य सरकार का बजट हो या फिर योजना बजट। बजट खर्च नहीं होने की तोहमत सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाया जाता है। ऐसे में प्रदेश की बहुगुणा सरकार इस बार मार्च माह में ही प्रदेश का बजट लाने की तैयारी कर रही है। जनवरी माह खत्म होने जा रहा है और वित्तीय वर्ष खत्म होने में मात्र 2 महीने ही बचे हैं, लेकिन प्रदेश में बजट खर्च की मौजूदा स्थिति यह है कि योजना बजट के साथ साथ राज्य सरकार का अपना बजट, जिसे हम राज्य सेक्टर का बजट भी कहते हैं, दोनों के खर्च की स्थिति बेहद खराब है। योजना बजट के 8200 करोड़ के बजट में से मात्र 2283 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं, जो अभी तक का सबसे बेहद खराब प्रदर्शन है। वहीं राज्य सरकार के अपने बजट की दयनीय स्थिति है। वर्ष 2012 व 13 के लिए 19,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 14,500 करोड़ के लगभग बजट का कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ही जाता है। वहीं योजना के लिए मात्र 4544 करोड़ ही बचा है। इसमें से भी इस वर्ष मात्र 1119 करोड़ ही खर्च किया जा सका है। खुद का बजट है ना, स्टेट बजट,
उसको हम मार्च में ला रहे हैं, और इसलिए ला रहे हैं ताकि सेंट्रल बजट आ जाता है फरवरी में, और जब अपना मार्च में बजट अपना पास करा लेंगे तो पूरा साल भर रहेगा उस बजट को खर्च करने के लिए और विभागों में धन आवंटित करने के लिए। साफ है, सरकारें कितनी भी नकेल नौकरशाही पर कस लें, लेकिन नौकरशाही अपनी चाल से ही बजट खर्च करती है। पिछले वर्ष जुलाई माह में सरकार ने अपना बजट पेश किया था और अगस्त माह में योजना बजट को पेश किया गया था। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस बार राज्य सरकार का बजट मार्च में ही लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की योजना यह है कि अप्रैल माह तक योजना बजट को भी पेश कर दिया जाएगा, जिससे पूरा साल बजट खर्च करने के लिए मिलेंगे। जन समस्याओं के समाधान से पहले ही बहुगुणा सरकार के समाधान पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल विपक्ष ने समाधान पोर्टल के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता विपक्ष अजय भट्ट की दलील है कि लोगों की सहूलियत के खातिर उनकी सरकार ने पहले ही सेवा का अधिकार कानून बना दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीती 26 जनवरी को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए समाधान नामक ऑनलाइन शिकायत निवारण संबंधी पोर्टल का उद्घाटन किया था। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी और शासन स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अफसरों को समाधान में शिकायत दर्ज होने के बाद तयशुदा वक्त में समस्या के निवारण के लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि खंडूरी सरकार ने पहले ही सेवा का अधिकार कानून बना दिया था। ऐसे में उचित कनेक्टिविटी के अभाव में समाधान पोर्टल महज एक शिगुफा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह खुद महीने में समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे। बहुगुणा का कहना है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। ये एक शासन का और राज्यवासियों के साथ एक सीधा रिश्ता जोड़ रहा है शिकायत का, और ये आ जाएगी तो प्रिजर्व भी हो जाएगी। और ये भी नहीं कि कोई कागज किसी को दे तो फाड़ फूड़ के फेंक दो। और इस पे क्या अमल हो रहा है ये इसकी मंथली मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ई गवर्नेंस के जरिए जन समस्याओं के निवारण के लिए बहुगुणा सरकार की एक अच्छी पहल है। लेकिन लोगों को उचित फायदा पहुंचाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर करनी होगी। पुलिस विभाग में विवेचना और चार्जशीट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में आज से 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक सत्यव्रत बंसल द्वारा किया गया है। इस कार्यशाला में उजाला न्याय अकेडमी के प्रशिक्षक हाकिम बहादुर राय भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। साथ ही एडीजी इंटेलिजेंस अनिल रतूड़ी और आईजी लॉ एंड ऑर्डर राम सिंह मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सैकड़ों सब इंस्पेक्टर को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में इन लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से ये लोग विवेचना को बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए विशेष तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाई गई है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड का यह कहना है कि प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को विवेचना करने के तरीकों का किताबी ज्ञान तो है, लेकिन वे विवेचना में किसी भी तरह से इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि प्रदेश में न सिर्फ दरोगाओं को बल्कि सीईओ और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को तक चार्जशीट और विवेचनाओं का ज्ञान तक नहीं है। इतना ही नहीं, इस मामले में बार बार हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से भी इन अधिकारियों को फटकार लगती रही है, जिसके बाद अब डीजीपी साहब द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें दरोगाओं को फिर से विवेचना की एबीसीडी पढ़ाई जाएगी। वहीं डीजीपी विवेचनाओं को लेकर काफी सख्त भी नजर आए हैं। उनका एक कहना है कि इस कार्यशाला के बाद इन अधिकारियों के कामकाजों पर पूरी नजर भी रखी जाएगी। विवेचना में कई कमियां रह जाती हैं, जो शायद अज्ञानतावश भी हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है। इसलिए ये समझा गया और मुझसे अनुरोध भी किया गया, मुझसे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, कि विवेचना में कुछ सुधार होना चाहिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ प्रारंभ की गई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और विशेषज्ञ के रूप में पहुंचे हाकिम बहादुर राय ने ये कहा है कि पुलिस अधिकारियों को सबसे पहले ये देखना होगा कि किसी भी आरोपी की कस्टडी डेथ ना हो। ये संविधान और मानवता दोनों के खिलाफ है। लेकिन इस कार्यशाला का इन दरोगाओं पर कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर दर्ज आपराधिक मुकदमे में आज वरुण गांधी पीलीभीत न्यायालय में पेश हुए। करीब 4 साल पुराने मुकदमे में वरुण गांधी ने आज सीजेएम न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। मामला 28 मार्च 2009 का था, जब भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा लिखे जाने के बाद वरुण गांधी पीलीभीत जिला न्यायालय में सरेंडर हुए थे, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तब उन्हें जेल ले जाते समय पुलिस के साथ
उनके कार्यकर्ताओं ने काफी मारपीट की थी व सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई थी। इसी मुकदमे में आज वरुण गांधी ने सीजेएम कोर्ट में अपना आत्मसमर्पण किया, जहां सीजेएम ने उनकी बेल की अर्जी खारिज की और उन्हें 3 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। उसके बाद वरुण गांधी के अधिवक्ता ने बेल अर्जी जिला जज के यहाँ डाली, जहां से उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। अब वरुण गांधी को 13 फरवरी को न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा। बहरहाल देखना अब ये है कि 13 फरवरी को यहाँ के जज उनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हैं या फिर उसे अस्वीकार कर वरुण गांधी को जेल भेजते हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद अब प्याज के दाम में भी आग लग गई है। 20 रुपए किलो से जहां प्याज की शुरुआत हुई थी, वहीं सीजन की शुरुआत में ही प्याज अब 30 रुपए किलो हो गया है। यह हाल पूरे एनसीआर का है। प्याज के दाम एक बार फिर आसमान छूने को तैयार हैं। सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजार में नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, लेकिन शुरुआत में ही प्याज का दाम 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। एनसीआर के फुटकर बाजार में कीमतें और भी ज्यादा हैं। प्याज के कारोबारियों का मानना है कि अगर दाम में उछाल इसी तरह कायम रहा तो प्याज अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यानी इस बार आंख के आंसू प्याज से नहीं बल्कि किचन में प्याज न होने से निकलेंगे। प्याज की कीमत में बढ़ोतरी अगर इसी तरह जारी रही तो ये प्याज खून के आंसू रुलाएगी और प्याज सिर्फ दुकानों पर नजर आएगी। लखनऊ में विधानसभा के सामने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। सूबे की राजधानी लखनऊ में आज दिन की शुरुआत जोरदार हंगामे के बीच हुई। सुबह से ही शिक्षा मित्रों ने हजारों की संख्या में विधानसभा पहुंचकर विधानसभा का घेराव किया। इन लोगों की मांग थी कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और इनका वेतनमान भी विशिष्ट डीटीसी के बराबर कर दी जाए। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने करीब 7 घंटे तक विधानसभा रोड जाम रखा। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार शिक्षा मित्र विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, पर हर बार इनको आश्वासन देकर चलता किया गया। पर इस बार ये हजारों की संख्या में विधानसभा पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए, पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और अंतर्गतवा इन लोगों से मिलने के लिए खुद बेसिक शिक्षा मंत्री को मजबूर होना पड़ा और इन लोगों की मांग से बढ़कर इनके मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 8500 रुपए देने की सिफारिशी पत्र मानव संसाधन मंत्री को लिखा गया। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से हरी झंडी मिलने पर इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन तो खत्म कर दिया। फिलहाल राज्य सरकार ने गेंद अब केंद्र के पाले में डाल दी है। अब देखना यह है कि इसकी स्वीकृति कब तक मिल पाती है। हालांकि बाद में शासन प्रशासन से हुई बातचीत के बाद से शिक्षा मित्रों ने अपना धरना स्थगित कर दिया, लेकिन इस दौरान शहरवासियों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। बरेली के एमडीपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 14 दिनों से चल रही मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी रही। कर्मचारियों ने थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते ये हैं कर्मचारी और शिक्षक। कर्मचारियों और शिक्षकों की हड़ताल का असर आज जिलों के 220 कॉलेजों पर पड़ रहा है और इस वजह से परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी। विश्वविद्यालय में आज का दिन हड़ताल के नाम रहा। इसका सबसे ज्यादा असर छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। बरेली में पहले ही कर्फ्यू और ठंड की वजह से शैक्षिक सत्र पिछड़ गया था। यही वजह है कि परीक्षाओं के समय हुई इस हड़ताल ने परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। एसओ गेट के भ्रष्टाचार की शिकायत करना लोगों को उस समय भारी पड़ गया जब एसपी ऑफिस पहुंचे शिकायतकर्ताओं पर एसपी ने ही लाठीचार्ज करा दिया। आतस गेट के एसओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर व्यापार मंडल के लोग जब एसपी के पास पहुंचे तो एसपी ने फरियादियों की शिकायत सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें महिला व पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। लाठीचार्ज में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। लोगों का कहना है कि एसओ गेट सुरेश बाबू यादव अपने आप को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रिश्तेदार बताते हैं, इसलिए पुलिस अधीक्षिका उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है। पुलिस ने फरियादियों पर इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया कि बच्चे, महिला व पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। इसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। रामनगर में उत्तराखंड लेखपाल संघ की बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश भर से आए लेखपालों ने शिरकत की।
उत्तराखंड लेखपाल संघ की बैठक में कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई तथा संघ द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई गई। दरअसल लेखपालों की काफी समय से लंबित मांग ग्रेड पे की है। उनका कहना है कि पर्वतीय संवर्ग में 2800 का ग्रेड पे हो गया है, जबकि हमारा ग्रेड पे 1900 रुपए का ही है। बावजूद इसके मूल पद एक होने के बाद भी वेतन अलग अलग